स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं कोरोना काल में? चलिए आज हम लोग मिशन एनसीईआरटी के तहत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन किए हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन चलिए पहले हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़िया से समझते हैं। क्या कह रहा है थोड़ा देखा जाए। कह रहा है कि द फॉलोइंग स्टेप्स इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर्ड इन NADH एंड FADH2। कहता है कि NADH2 और FADH2 जो जिसमें एनर्जी जो स्टोर्ड होता है उसका रिलीज और यूटिलाइज मतलब उसका निकलना और उसका उपयोग होना रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अगले स्टेप में होता है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि ये जो NADH और FADH, NADH2 ये जो है बना था फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल जो कहिए। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के द्वारा NADH2 बना था और FADH2 का निर्माण जो है केवल मतलब क्रेब्स साइकिल में बना था। ये बात हम लोग क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ रहे थे तो वहाँ सीखे थे। NADH2 और FADH2 इस दोनों में जो एनर्जी स्टोर्ड है, कहता है कि NADH2 और FADH2 में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका रिलीज एंड यूटिलाइजेशन रेस्पिरेशन के अगले स्टेप में होता है। यही जो है ये लाइन कह रहा है कि द फॉलोइंग स्टेप्स इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस के आगे स्टेप में रिलीज और यूटिलाइज ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है और यूटिलाइज होता है जो स्टोर्ड इन NADH2 एंड FADH2। NADH2 और FADH2 में जो एनर्जी स्टोर होता है और रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अगले स्टेप में उसका रिलीज होता है और यूटिलाइज होता है। आगे इतना तो बना, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के द्वारा ये दोनों कंपाउंड बनते हैं और ये दोनों कंपाउंड में जो एनर्जी स्टोर होता है वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अगले स्टेप में उसका रिलीजिंग होता है और यूटिलाइजेशन होता है। यही कह रहा है, ठीक है। चलिए कहता है दिस इज एकम्प्लिश्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहता है कि इस स्टोर्ड एनर्जी का रिलीज और यूटिलाइज तब होता है जब उसका ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब जाते हैं उसका वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है तब जो है उसे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एन इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन O2 रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ H2O। और इलेक्ट्रॉन्स जो है O2 तक जो है जाते हैं और H2O का निर्माण करते हैं, तब जाके एनर्जी क्या होता है, बनता है। इस चीज़ को हम आगे जो है दिया हुआ है डायग्राम, उस डायग्राम के द्वारा हम समझ के और क्लियर करेंगे। द मेटाबॉलिक पाथवे, यहाँ पर जो है इसको जो है एकदम परिभाषित कर लेना है।
कहता है कि द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेज फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस बात को एकदम, ये डेफिनीशन है आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ईटीएस का। कहता है कि एक मेटाबॉलिक पाथवे है, ईटीएस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक मेटाबॉलिक पाथवे है थ्रू विच, जिससे होकर इलेक्ट्रॉन पासेज, जिससे होकर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गुजारता है फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर। एक कैरियर से दूसरे कैरियर में इलेक्ट्रॉन का पासिंग होता है, इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में गुजरते हैं। उसी पाथवे को हम लोग, उसी मेटाबॉलिक पाथवे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा जब हम फोटो में देखेंगे। आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यहाँ पर डेफिनेशन जानना है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, जो NaDH2 और FADH2 में स्टोर्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है कैरियर प्रोटीन के द्वारा एक कैरियर प्रोटीन से दूसरे कैरियर प्रोटीन में पासेज करते हैं, तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होने का एक तंत्र, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होने का सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, एक कैरियर मॉलिक्यूल्स जो है ये स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। इस चीज़ की चर्चा हम फिर आगे करेंगे। तो अब कहा भी है एंड इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो कैरियर जो होते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स, कैरियर प्रोटीन, वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब इनर मेम्ब्रेन पर, जिसको हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं, वहाँ पाया जाता है। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NaDH, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NaDH प्रोड्यूस्ड इन माइटो, इसी डायग्राम को हम लोग आज समझेंगे खूब डिटेल्स, तो अपने आप सब चला जाएगा। इतना स्टेप जानिए। प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग साइट्रिक एसिड साइकिल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एन NaDH डिहाइड्रोजिनेज, जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का है, एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्यूनेन located within the inner membrane। इतना बात जो है हम लोग देखते हैं, समझते हैं। पहले इस डायग्राम को हम लोग समझ ही ले तो ये सब चीज़ समझ में अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, ये बताया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दो मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ जानना जरूरी होगा। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया आपने अगर देखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आप साइटोलॉजी में पढ़े हुए हैं। चलिए, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे अंदर का जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इसको समझना होगा। आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाला जो है इनर
मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसी को हम यहाँ पर डिटेल्स लिखे हुए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माने ये जो डायग्राम है, ये जो बताया गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का जो है भीतरी जो है झिल्ली है इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है ये कैरियर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और इसी कैरियर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पास करते हैं, जो ETS का निर्माण करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, एकदम समझ लेना है। बाकी इसमें जो भी लिखा हुआ है वो आप समझिए, आप पढ़िए जैसे पढ़िए, इसको एकदम क्लियर कर लेना है। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से बना है, ये बात जानना होगा। बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बाहर वाला आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में यहाँ पर एक गैपिंग स्पेस है, उसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस का मतलब क्या है? तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस का मतलब है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस का मतलब है कि ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। इसका मतलब इसके आगे जो है एक और जो है झिल्ली है, ये जो हम लोग किए हैं वो एक और झिल्ली है। ये हो गया आपको आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसका बुक्स में चर्चा नहीं है। मतलब इसका मतलब जब ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब है कि इससे बाहर भी एक उसकी बाहरी झिल्ली है। उसके बीच वाला ना आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला ही जगह को हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं, उस डायग्राम में बनाया गया है। चलिए देखिए, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला ये जो भाग है ये मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स बनाया है। मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट, तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को बताया गया है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इस साइड वाला अंदर वाला भाग, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रियल है तो इसके अंदर वाला ये वाला भाग मैट्रिक्स है। इधर बाहर वाला जो है स्पेस है इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, और इधर जो है ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा जानना होगा, तब जाके इस बात को आप एकदम क्लियर समझ जाइएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा था, यहाँ अभी हम लोग लिखे हुए थे कि NADH जो है ये आपको साइट्रिक एसिड साइकिल के द्वारा बन रहा था। NADH कहाँ से आया है? फ्रॉम साइट्रिक एसिड साइकिल, मतलब क्रेब साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल। और ये NADH ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा भी है। NADH साइट्रिक एसिड साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का ये प्रोडक्ट है NADH2। अब ये मैट्रिक्स में, चूँकि आपको ये भी पता है कि साइट्रिक एसिड साइकिल क्रेब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। आप क्रेब साइकिल पढ़े हैं? क्रेब साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल चलता है। तो उसका जो प्रोडक्ट NADH2 है वो जो है कहाँ प्रवेश करता है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पहुंचता है। क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन
के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो NADH2 जो है यहाँ पर NAD प्लस में टूटेगा और इससे जो है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो है इनर मेम्ब्रेन में प्रवेश करेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो NADH2 जो मैट्रिक्स में बना था साइट्रिक एसिड साइकिल के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुआ था, वहाँ भी बना था। ONADH इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएंगे तो वहाँ मैट्रिक्स में क्या होगा, ये NADH में टूटेगा प्लस H प्लस प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में टूट के मैट्रिक्स में ही रह जाएंगे, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन में क्या होंगे, प्रवेश के। यहाँ टू यहाँ पर दिखाया गया है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रवेश करेंगे। कारण कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता कहाँ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि उसके पास कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो है पासिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। चलिए, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहला जो है ग्रहण करने वाला FMN होगा। इस पे सवाल पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला पहला कौन सा इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर FMN जो NADH से निकले हुए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और उसको क्या करता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है हम लोग 4 मतलब मेनली 4 कॉम्प्लेक्स में, 5 कॉम्प्लेक्स है लेकिन 4 कॉम्प्लेक्स जो है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। 5वां में जो है प्रवेश, 5वां में जो है ATP का फॉर्मेशन होता है। तो पहले अभी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो है NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का कंपोनेंट क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेज का भी नाम देते हैं ना। तो ये एंजाइम है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन NADH2 का इलेक्ट्रॉन जो निकला वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में गया। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कौन है, NADH डिहाइड्रोजिनेज जो इसको ग्रहण करवाता है पहला FMN, और FMN से FES में गया। ये जो है एक यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इंडिकेट किया जा रहा है। तो NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो है प्रवेश करता है। इसी तरीक़ा से हम लोग देखे हैं अभी हम लोग देखे हैं कि ये जो FADH ये कॉम्प्लेक्स 2 में जो है FADH जो NADH2 का तो ए पर पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन, FADH2 का जो इलेक्ट्रॉन FADH2 जो क्रेब साइकिल के द्वारा बना, क्रेब साइकिल में NADH2 और FADH2 दोनों बनता है। तो इस NADH2 का इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में गया, NADH डिहाइड्रोजिनेज में गया, वो उसको जो है उसको रिसेप्ट किया। इसी तरह से FADH2 का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज माने कॉम्प्लेक्स सेकेंड में क्या करेगा, जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेकेंड में प्रवेश करेगा और वहाँ पर जो है FAD, वहाँ पर FAD
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, Fa डी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके FeS के द्वारा UB क्यूनोन में, और UB क्यूनोन जो है UB क्यूनोन H2 में जो है टूटेगा, और ये फिर जो है यहाँ से बताया है, यहाँ से जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो है, अब ये बात याद रखना होगा, FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको जो है कॉम्प्लेक्स 2 में जाएगा, वहाँ पर उसको कौन ग्रहण करेगा, FAD, FAD से कहाँ जाएगा, FES, FES से UB क्यूनोन, और वहाँ से जो है फिर UQH2 से होते हुए इलेक्ट्रॉन जो है आपको साइटोक्रोम बी में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ से तो क्या हो रहा है, एनर्जी का रिलीज हो रहा है ना, एनर्जी का रिलीज हो रहा है, जिससे जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन जो इसमें रह गया था, उस प्रोटॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन को खींच के जो है फिर जो है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने से एनर्जी जो बन रहा है, यहाँ से इंडिकेट किया है कि जो एनर्जी बन रहा है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टिंग से, वो एनर्जी जो है इस मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन रह जा रहा है उस प्रोटॉन को जो है खींच के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या कर रहा है, ला रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि जब सक्सीनेट से फ्यूमेरेट में चेंज होता है तो FADH2 बनता है, इस वक्त FADH2 बनता है, और FADH2 जो है क्या होता है, FAD और यहाँ पर प्रोटॉन हाइड्रोजन के प्रोटॉन में टूटते हैं, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो जो है उसको इस रास्ते से इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम बी में आता है। चलिए, और इसी क्रम में जो है एनर्जी का रिलीजिंग होता है, जो इस प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या करता है, खींच के लाया जाता है। चलिए, अब इसी तरह से NADH2 वाला जो है FMN, यहाँ FAD, FES, फिर UBQNN, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर UBQnol, इसको हम बोलेंगे जब रिड्यूस्ड हो जाएगा तो UQH2 में जो है, तो फिर इधर का भी इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी में आएगा, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का दो ही ना सोर्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, एक NADH2 और एक FADH2। तो NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जाता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है NAD डिहाइड्रोजिनेज भी है, और इस तरह से वो FMN उसको ग्रहण करेगा, FMN ग्रहण करके FES में भेजेगा। ये सभी जो है क्या है, कैरियर मॉलिक्यूल हो गए, ये कैरियर मॉलिक्यूल हो गए। तो यहाँ से यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन UB क्यूनोन में, और UB क्यूनोल बनाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मिलके UB क्यूनोल बनाएगा, और वो जो है फिर इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम बी में, माने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी साइटोक्रोम बी में, और इधर से 2 से भी जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम बी में कॉमन हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से। अब यहाँ से फिर इसका रास्ता है अभी दोनों का, FADH2 और NADH2 दोनों का इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉमन जो है मीटिंग हुआ साइटोक्रोम बी में। तो एक ए कॉम्प्लेक्स हो गया, एक ए कॉम्प्लेक्स हो गया। तो पहला कॉम्प्लेक्स को हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, जहाँ पर जो है प्रवेश करता है NADH2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो निकलता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स में ही रह जाता है। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के दौरान जो एनर्जी निकलता है वो मैट्रिक्स के हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के प्रोटीन को कहाँ खींच के लाता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये जो हाइड्रोजन दिखाए जा रहे हैं
वो सब कहाँ से आए हैं? मैट्रिक्स। उसको कौन ले आया है? इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा जो एनर्जी बन रहा है, वो एनर्जी जो है इस मैट्रिक्स में बने हुए इलेक्ट्रॉन को कहाँ लाता है? इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, चलिए तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बारे में देखिए। एक कॉम्प्लेक्स थर्ड है जो साइटोक्रोम BC1, यहाँ B से चल के और यहाँ C1 तक जो है ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया, यह एक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब 1 और 2 दोनों कॉम्प्लेक्स के जो इलेक्ट्रॉन तीसरा कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते हैं, जिसको साइटोक्रोम BC1 कहा जाता है। साइटोक्रोम BC1। अब यहाँ पर साइटोक्रोम FeS साइटोक्रोम C1 में आएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में आएगा। साइटोक्रोम, तो इस साइटोक्रोम C जो है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो ये इसके बारे में यूनिक है कि ये आउटर मतलब इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। ये साइटोक्रोम C एक प्रोटीन है जो कहाँ पाए जाते हैं? इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं और एक मोबाइल कैरियर के रूप में क्या करते हैं? काम करते हैं। और ये साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को ढोकर कहाँ ला देते हैं? कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 में लाते हैं। चलिए अब इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 में चलिए अगर आप लोग इस बात को समझे हो तो फिर हम आगे जो है बढ़ावेंगे इसको। तो ये साइटोक्रोम C के रास्ते इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स 4 को हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं। इसको शायद साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी कहा जाता है थर्ड को। चलिए तो चौथा जो कॉम्प्लेक्स है, चौथा कॉम्प्लेक्स को हम लोग साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 4 में। यहाँ कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 4 में आपको साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 है यहाँ पर। साइटोक्रोम A और A3, साइटोक्रोम A और A3 और 2 कॉपर सेंट्रल, 2 कॉपर होते हैं। आपसे पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स 4 को क्या बोलते हैं? तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसमें क्या क्या रहता है? कितने कॉपर सेंटर? 2 कॉपर यहाँ दिखाया गया है, 2 कॉपर सेंटर में, और यहाँ पर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होते हैं। लास्ट A जो होता है, तो अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से होते हुए कॉपर सेंटर के द्वारा साइटोक्रोम A में आएगा और अब कॉम्प्लेक्स का लास्ट जो है साइटोक्रोम A3 जो होता है, साइटोक्रोम 3। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर जो है अब प्रवेश करेगा जहाँ पर ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर हाफ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये फाइनल एक्सेप्टर है इस इलेक्ट्रॉन का। इस कॉम्प्लेक्स 4 में इस इलेक्ट्रॉन यहीं पे आके लास्ट कर जाता है। लास्ट जो है साइटोक्रोम A3 में प्रवेश करता है। उसके बाद में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है? ऑक्सीजन है। यहाँ हाफ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रहता है जो हाइड्रोजन के साथ जो है मिलके और H2O का निर्माण करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स 4 में देखना है कि कौन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या हुआ है।
इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। इस पूरे रास्ता को याद करना होगा। साइटो कॉम्प्लेक्स से टू सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका इसमें इंजाइम है, इसका दूसरा नाम भी इसको हम लोग साइटो कॉम्प्लेक्स 2 को हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ आता है। पहला जो है आपको जो है NADH डिहाइड्रोजिनेज था, वहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, वहाँ पर NADH2 के इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर FMN ग्रहण कर रहे थे और इसे आया है वो FAD ग्रहण कर रहा है। FES यूबिक्यूनोल से होके इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B तीसरा जो है में प्रवेश किया। उधर का भी तो वही है, केवल यहाँ FAD है तो वहाँ पर FMN है, बाकी रास्ता क्या है, सेम है। FES यूबिक्यूनोल जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है, और उसके बाद में जो है इस इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B को उधर पहला और दूसरा दोनों से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो जाके तीसरा में मिल रहे हैं। यहाँ एक और चीज़ देखना है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकेंड के बीच में थर्ड पाया जाता है, ये भी देखना है, ताकि कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन आके तीसरा में क्या हो, प्रवेश करे, कॉमन हो जाए। तो वहाँ कॉमन पहला और दूसरा कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन को जो है तीसरा में कौन ग्रहण करता है, साइटोक्रोम B। एकदम रास्ता एकदम याद कर देना है, इस पर इसी पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, वेज जो है। तो वहाँ से FES साइटोक्रोम C1, तो B और C1 एक कॉम्प्लेक्स हो गया, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम हुआ। वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है अब साइटोक्रोम C के द्वारा अब चौथा में प्रवेश किया। वहाँ चौथा का लास्ट जो है साइटोक्रोम A3 है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, वहाँ से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन को लास्ट में जो है क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जिसको हम फाइनल या लास्ट भी बोल सकते हैं, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये ऑक्सीजन जो है एक प्रोटॉन के साथ, हाइड्रोजन के प्रोटॉन के साथ जो है मिल के H2O मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। तो ये सब पूछेगा आपसे, कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, कौन कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ निकलता है। यही कमाल है इसमें, यही बात क्या करना है, आपको निकालना है। तो इस चीज़ को, ये जो लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम एक बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और हम लोग का क्लियर हो जाएगा बात। इतना बात को एकदम जो है आपको समझ। और ये पांचवा कॉम्प्लेक्स है ये, जहाँ पर ATP का निर्माण होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हम लोग अच्छा से देखेंगे। चलिए हम लोग इस पर और आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा पढ़ के इसको और क्लियर करें हम लोग। चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, इस यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम उधर, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो NADH का इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ड्यूरिंग साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल के द्वारा जो NADH2 का इलेक्ट्रॉन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, उत्पन्न होता है। एन NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH
डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में। NADH डिहाइड्रोजिनेज को हम लोग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ देखिए NADH2, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है मैट्रिक्स में प्रोड्यूस हुआ, उसका किसके द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ? NADH डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो है गया, और इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्विनोन, देखिए यहाँ यूबिक्विनोन तक ट्रांसफर हुआ। रास्ता थोड़ा सा और याद कर, FMN FES से होते हुए यूबिक्विनोन में गया। यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में यूबिक्विनोन लोकेटेड है। यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकेंड। यह कहता है कि यूबिक्विनोन जो है, यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH that is generated during oxidation of succinate in citric acid cycle। साइट्रिक एसिड साइकिल में जब यहाँ पर सक्सिनेट जो है फ्यूमरेट में चेंज करता है तो FADH2 बनता है, उसके भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सेकेंड रिसीव करता है। एंड देन ऑक्सीडाइज्ड विथ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C भाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3। इसको अगर आप याद करते हैं तो फिर कहाँ कोई दिक्कत है। कहता है कि यूबिक्विनोन जो है, यहाँ पर देखिए ना, यूबिक्विनोन जो है ये ना कह रहा है क्या दिया? यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 that is generated during oxidation of succinate in citric acid। The reduced ubiquinol is then oxidized with the transfer of electron to cytochrome C via cytochrome BC1 complex 3। Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of inner membrane। हम लोग बताए हैं, act as mobile carrier for transfer of electron between complex 3rd and 4। थर्ड और 4 के बीच जो है ट्रांसफ़र करने का एक मोबाइल कैरियर मॉलिक्यूल है। इसके लिए आपको ये पूरे रचना को क्या करना होगा? याद करना होगा। यहाँ पर देखेंगे साइटोक्रोम C, यहाँ साइटोक्रोम C है, इज ए स्मॉल प्रोटीन, छोटा सा प्रोटीन है, अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का है ये, इनर मेम्ब्रेन के ये आउटर सरफेस हो गया, ये इनर सरफेस हो गया। तो साइटोक्रोम C जो एक स्मॉल प्रोटीन है जो कहाँ लोकेटेड रहता है? इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर इस साइड में। एंड एक्ट एज मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मोबाइल कैरियर है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3rd and 4। चलिए, कॉम्प्लेक्स 3rd और एक कॉम्प्लेक्स 4 है, तो कॉम्प्लेक्स 3rd और 4 के बीच जो है इलेक्ट्रॉन्स के मतलब मोबाइल कैरियर की तरह में ढोने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन को जो है तीसरा से चौथा में क्या करता है? ढोता है। कॉम्प्लेक्स 4
कॉम्प्लेक्स 4 रेफर टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम सी चलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 रेफर टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज containing cytochrome A and A3 and 2 copper centers। यहाँ देखिए, इस फोटो से ही आप समझ सकते हैं, यही है कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज रेफर कर रहे हैं। वही लिखे हुआ है कि कॉम्प्लेक्स 4 रेफर टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स containing cytochrome A and A3, cytochrome A and A3 and 2 copper centers। यहाँ एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स 4 को दिमाग में रखिएगा तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। सबको इसमें से याद करना है। 2 में क्या है, उसको क्या रेफर करते हैं, वो क्या ग्रहण करता है, वहाँ पर किसको कैसे किया जाता है, 1 क्या है, 1 से कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है, 2 से कैसे आ रहा है, तीसरा में जाकर किसके पास मिल रहा है, वो फिर कैसे ढोके ला रहा है। इतने बातें में याद करना है, बाकी कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कह रहा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासेज फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4 इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे आर coupled to ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 4। इस बात को भी समझना है। कहता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास से फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4, कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एक कैरियर से दूसरे कैरियर के द्वारा जो है, जब 1 से 4 तक के जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है जाता है, तो दे आर कपल टू एटीपी सिंथेटेज। जब 1 से 1, 2, 3, 4 माने सभी कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन होते हुए जब चौथा में आता है तो वहाँ किसके साथ कपल कर जाता है? कॉम्प्लेक्स 5 के साथ। ये है अपना कॉम्प्लेक्स, ये 5वां कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेटेज। क्या कहेंगे हम लोग? एटीपी सिंथेटेज। तो एटीपी सिंथेटेज जो है 5वां कॉम्प्लेक्स है। तो जब 1 से 4 तक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर आया है, अब वो किसके साथ कपल हो गया, किसके साथ जुड़ गया, जोड़ा बना लिया? 5वां जो कॉम्प्लेक्स है, 5वां कॉम्प्लेक्स को क्या रेफर करते हैं? एटीपी सिंथेटेज। इसमें जो है क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये सवाल पूछा भी है कि एटीपी का फॉर्मेशन किस कॉम्प्लेक्स में होता है? एटीपी का फॉर्मेशन किस कॉम्प्लेक्स में होगा? 5वां कॉम्प्लेक्स। 5वां कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहेंगे? एटीपीएच कहेंगे। चलिए, द नंबर यहाँ पर कह रहा है द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एनर्जी बनता है, तो एनर्जी बनना किस पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? तो कहता है कि अगर ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH, हम लोग ये पहले भी देखे थे कि अगर ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर NADH2 है, तो इससे जो है
3 ATP का निर्माण होगा। 3 ATP का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, अगर NADH2 से जो है ग्रहण किया जा रहा है तो उसके द्वारा जो है कितने ATP बनेंगे? 3 ATP। अगर FADH है, अगर है 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 अगर है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो 2 ATP बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखना है। तो उसी चीज़ को लिखे हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ATP का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर के नेचर पर। अगर इलेक्ट्रॉन जो है अगर NADH2 से अगर डोनेट किया जा रहा है तो ETS में वो कितना ATP बनाएगा? 3 मॉलिक्यूल। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर जो है अगर FAD है, मतलब FAD का अगर इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, ETS में जा रहा है तो उसे 2 ही ATP बनेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनर के नेचर के आधार पर जो है ATP फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। राइज टू 3 molecules of ATP while that of 1 molecule of FADH2 produce 2 molecules of ATP. Although the aerobic process of respiration takes place only in presence of oxygen, the role of oxygen is यहाँ से the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process. Yet the presence of oxygen is vital since it drives the whole process by removing hydrogen from the system. कोई ऑक्सीजन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है? फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन वेयर इट इज द लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर phosphorylation. In respiration, it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. It is for this reason that the process is called oxidative phosphorylation, जो हम अगले वीडियो में इसका अलग से बना देंगे कि चूँकि अपने ही लंबा हो गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर जो है देखिएगा। इसमें मेन जो है ये फ़ोटो जो है देख लेना है। इस फोटो को जो है, इस फोटो को देख लेना है कि कहाँ कहाँ हो रहा है, कितने कॉम्प्लेक्स है। यही मेन है, कितने कॉम्प्लेक्स है और किस किस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से कैरियर है और इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जो है कहाँ कहाँ से कहाँ जा रहा है। इतना बात अगर आप कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम इतना रहने देते हैं और फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मिलेंगे। चलिए ठीक है।